स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 नवंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग दे दिया गया है। 20 सालों तक नीतीश कुमार के पास यह विभाग था, लेकिन अब यह विभाग सम्राट चौधरी के पास चला गया है। अब इस फैसले की चारों ओर चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार ने जब 2005 में सत्ता संभाली थी तब बिहार में अपराध चरम पर था। अपने 2 दशक के शासन में उन्होंने अब भयमुक्त प्रशासन की व्यवस्था बनाने का दावा किया और बड़े अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा कस करके हर बड़ी कार्रवाई पर सीधी निगरानी रखी। अब इस कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अपराध पर लगाम लगाने की बड़ी जिम्मेदारी नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी के कंधों पर आ गई है। सम्राट चौधरी को गृह विभाग की कमान मिलते ही सोशल मीडिया और फिर राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई है। यूजर्स और फिर विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि जिस व्यक्ति पर स्वयं आपराधिक केस दर्ज हैं वह बिहार की कानून व्यवस्था को कैसे संभाल पाएगा। जी हाँ, 2025 के विधानसभा चुनाव में उनके द्वारा दायर चुनावी हल्फनामे के अनुसार सम्राट चौधरी पर अभी भी 2 आपराधिक मामले पेंडिंग है। पहला पटना कोतवाली में और दूसरा है मुंगेर में। इससे पहले चुनावी प्रचार के दौरान राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी सम्राट चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और अब गृह मंत्री बनने के बाद यह मुद्दा फिर से गर्मा गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या सम्राट चौधरी को गृह विभाग बनाना सही फैसला है? क्या सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाना सही फैसला है या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बिहार के बाद असदुद्दीन ओवैसी अब यूपी में खेल करेंगे। जहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को चेतावनी दे डाली है। जब बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस और फिर आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया है। करीब 24 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। सीमांचल में AIMIM ने अपना पिछला प्रदर्शन दोहराते हुए 5 सीटों पर जीत हासिल की है। जब बिहार चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी और फिर उनकी पार्टी के हौसले बुलंद है। ऐसे में बिहार की तर्ज पर AIMIM ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन की परेशानी बढ़ाने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और फिर बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाकर के चुनाव लड़ने जा रही है। दरअसल मीडिया ने जब असदुद्दीन ओवैसी से उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो हम जाएंगे, उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे। यूपी में जो MY और PDA की जो झूठ बातें करते हैं उनके खिलाफ जाएंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में आकर के अखिलेश यादव ने जो बातें की है उसका नतीजा आपने देख लिया है। बिहार में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के मुसलमान नेताओं ने गठबंधन और फिर तेजस्वी यादव के लिए प्रचार किया था। जब बिहार चुनाव के दौरान भी असदुद्दीन ओवैसी कई बार अखिलेश यादव पर जुबानी हमला कर चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वे उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने यूपी में NDA और फिर इंडिया गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि यूपी में हम हमारी बहन पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आजाद और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर के कोशिश करेंगे और विकल्प मजबूत करेंगे। जब उनके इस बयान से साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी अब अखिलेश यादव के लिए समस्या बनने वाले हैं। वे मुस्लिम दलित समीकरण को यूपी में मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बिहार के सीमांचल में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की नजर उत्तर प्रदेश पर है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक इंटरव्यू में कहा कि महागठबंधन ने उन्हें बिहार में कमजोर करने की कोशिश की थी, इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा है। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे उन्हें यूपी में कमजोर समझते हैं। इस बार चुनाव में उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जब सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस बार हम उत्तर प्रदेश चुनाव में असर दिखाने नहीं, जीत दर्ज करने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिहार चुनाव में अखिलेश यादव पर असदुद्दीन ओवैसी हमलावर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव ने बिहार में अपने प्यादे भेज करके हमको कमजोर करने की कोशिश की थी, लेकिन हम भी सियासी शतरंज खेलना जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव का नाम लेकर के साफ कहा कि उन्हें यूपी में परेशान करेंगे। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, सरकार का गठन भी हो गया है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सभी की नजर प्रशांत किशोर पर रही है। आरोप लगे हैं कि वह NDA और बीजेपी के लिए B टीम की तरह काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार बनने और मंत्रिमंडल गठन के साथ विभागीय बंटवारे के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने नीतीश कुमार के समर्थन की बात कही है। हालांकि उन्होंने अपने एक शर्त भी रखी है। इसी के बाद से लोगों की जुबान में एक सवाल
आ रहा है कि कहीं असदुद्दीन ओवैसी तो इस चुनाव में बी टीम नहीं थे। जब बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। उन्होंने 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाया और फिर अपने बयानों से भी सुर्खियों में रहे। अमोड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अब असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई सरकार को समर्थन देने की पेशकश की है। हालांकि ये समर्थन एक बड़ी शर्त पर आधारित है। असदुद्दीन ओवैसी ने स्पष्ट कहा कि हम नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीमांचल क्षेत्र को न्याय मिलना चाहिए। कब तक सब कुछ पटना और राजगीर के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहेगा? सीमांचल नदी कटाव, बड़े पैमाने पर पलायन और फिर भयंकर भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। जब सरकार को इन मुद्दों का समाधान करना होगा। जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि विकास केवल राज्य की राजधानी पटना और फिर पर्यटन स्थल राजगीर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। जब पिछली बार की तरह विधायकों के पाला बदलने की घटना ना हो, इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के विधायकों पर कड़ी निगरानी रखने और फिर जवाबदेही वाला प्लान लागू करने की घोषणा की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमारे 5 हफ्ते में 2 दिन अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय में बैठेंगे। मुझे अपनी लाइव व्हाट्सएप लोकेशन के साथ फोटो भेजेंगे, इससे पता चलेगा कि वे वास्तव में वही है। उन्होंने ये काम 6 महीने के अंदर शुरू करने की कोशिश करने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने जोड़ा है कि वे खुद 6 महीने में आते रहेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सभी जिलाधिकारियों को घुसपैठियों की पहचान करके उन पर त्वरित और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जहां एक आधिकारिक बयान जारी करके उन्होंने ये जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और फिर सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बयान में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने अपने क्षेत्र में मौजूद घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करें और नियम अनुसार कार्रवाई करें। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक जिले में अवैध घुसपैठियों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। बयान में कहा गया है कि इन केंद्र में विदेशी नागरिकता वाले अवैध प्रवासियों को रखा जाएगा और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक वहीं पर आवास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश नेपाल से खुली सीमा साझा करता है, जहां पर दोनों देशों के नागरिक बिना रोक टोक आ सकते हैं, लेकिन अन्य देशों के लोगों पर जांच लागू होती है। योगी आदित्यनाथ ने 3 नवंबर को बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि यदि एनडीए सत्ता में लौटता है तो फिर घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा और उनकी संपत्ति गरीबों में बांटी जाएगी। दोस्तों, बिहार में 2030 तक कोई भी व्यक्ति बेघर नहीं रहेगा। दरअसल नीतीश सरकार जमीन उपलब्ध करा रही है। आपको बता दूं कि बिहार के सभी बेघरों को साल 2030 तक अपना घर मिल जाएगा। राज्य सरकार आवास विहीन भूमिहीनों को घर के लिए जमीन भी उपलब्ध करा रही है। यह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्हें घर दिया जा रहा है। जब ग्रामीण विकास विभाग के सूत्रों ने बताया है कि इस योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 39,14,547 गरीब परिवारों को पक्का घर दे दिया गया है। इस पर 53,949 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं। योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 1,54,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इसमें आवास निर्माण के लिए 1,20,090 दिनों की मनरेगा मजदूरी के तौर पर 22,050 और शौचालय निर्माण के लिए 22,000 रुपए शामिल है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक के पास खुद की कम से कम 25 वर्ग मीटर जमीन होनी चाहिए। वहाँ पर ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच सबसे अधिक 36,67,561 आवास लाभुकों को दिए गए हैं। वहीं पर इन 7 वर्षों के बीच भौतिक लक्ष्य 37,01,138 के विरुद्ध 37,586 लाभुकों को आवास निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है। जहां स्थलीय जांच में 36,67,561 लोगों का आवास निर्माण कार्य पूरा पाया गया है। योजना के दूसरे चरण वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 25-26 के लिए तय कुल लक्ष्य 12,21,605 के विरुद्ध 12,74,067 लाभुकों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। दोस्तों, बिहार में चुनाव की गर्मी उतरने के साथ कपाने वाली ठंड की दस्तक शुरू हो गई है। जब बिहार में विधानसभा चुनाव की गर्मी उतरने के साथ ही ठंड का सितम ढाने वाला मौसम आ गया है। बिहार में आने वाले दिनों में पारा और नीचे गिरने वाला है। मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी जारी कर दी है। जहां आज रात से बिहार में कंपकपनी वाला मौसम दस्तक देगा। जब बिहार के कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में ठंड बढ़ने वाली है। जब विभाग ने चेतावनी जारी की है
कि रात का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की आशंका है। जब बिहार में पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी हवाओं की रफ्तार कम होने से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब ठंड का असर फिर से बढ़ने लगा है। यह ठंड अपेक्षित समय से पहले लौट आई है। वहीं पर बिहार में दिन के तापमान में कोई भी खास बदलाव नहीं होगा। दिन में पारा 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा। दिन में धूप खिलती रहेगी, लेकिन शाम होते ही ठंड का एहसास तेज हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक हफ्ते तक मौसम शुष्क रहेगा, यानी कि बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के बागी नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदेश अध्यक्ष अपने चहेते नेता की मदद से समर्पित कांग्रेसियों को गाली दिलाते हैं। जहां एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस धरना प्रदर्शन में पप्पू यादव का भी विरोध हुआ, जो कि पूर्णिया के सांसद हैं। जब पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता बताने वाले कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने बयान जारी करके कहा कि जिस कुर्सी पर मौलाना मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद सरीखे नेता बैठते थे, उसी कुर्सी के बगल में बैठे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने धरना प्रदर्शन करने वाले नेताओं को गालियां दी है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद रहे। जब बागी नेताओं ने कहा कि पप्पू यादव इसमें दोषी नहीं, क्योंकि वे कांग्रेसी नहीं, या असल दोषी राजेश राम है, या जिनके इशारे पर ये कृत्य हो रहे हैं। राजेश राम को बेशर्म बताते हुए बागी नेताओं ने उनके इस्तीफे की मांग की है। दरअसल 21 नवंबर को कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश मुख्यालय पर धरना दिया था। इसी क्रम में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव वहां पर पहुंचे थे। नाराज कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारे लगाए। इसी क्रम में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ भी जम करके नारेबाजी की। पार्टी की महिला कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है। इन सब का आरोप विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में हेरफेर करना है। पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू के प्रति भी नेताओं में काफी नाराजगी है। दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार के होनहार और फिर विज्ञान गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए एक खास पहल की है, जो न सिर्फ प्रतिभा को पहचान देने का मौका देती है, बल्कि मेहनत करने वाले स्टूडेंट को आकर्षक पुरस्कारों से भी नवाजती है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीक शिक्षा विभाग और फिर बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से श्रीनिवास रामानुज प्रतिभा खोज परीक्षा 2025 तथा सर सीवी रमन प्रतिभा खोज परीक्षा 2026 की आधिकारिक घोषणा की गई है। इस पहल की सबसे अहम बात यह है कि कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ये परीक्षा पूरी तरीके से फ्री में होगी। राज्य भर के विभिन्न संस्थानों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय औरंगाबाद को भी परीक्षा केंद्र के रूप में चुना गया है। परीक्षा के लिए आवेदन 18 से 27 नवंबर तक ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, जबकि प्रवेश पत्र 28 नवंबर को जारी किया जाएगा। परीक्षा 29 से 30 नवंबर तथा 1 दिसंबर 2025 को होगी, जिसमें 4 पालियां हैं। दोस्तों, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही गहमागहमी वाला रहा। जहाँ यहाँ ये रिजल्ट भी आ चुका है, सरकार का भी गठन हो चुका है, अब सभी मंत्री अपने अपने काम पर लग गए हैं। लेकिन यहाँ पर लगातार चुनाव के लेकर के अपडेट सामने आ रही है। एक ताज़ा अपडेट ये है कि इस बार चुनाव में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 15 जिले में महागठबंधन का खाता नहीं खुला। यहाँ तक कि लालू का किला भी ढह गया। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद बिहार में नई सरकार का गठन भी हो चुका है और फिर मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। इसके बावजूद भी लोगों के बीच महागठबंधन के करारी हार को लेकर के रोज ही चौक चौराहों पर से लेकर के चाय की दुकानों पर चर्चा हो रही है। सब अपने अपने हिसाब से चुनाव की गणित सुलझा रहे हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले अपनी प्रचंड जीत का दावा करने वाला विपक्ष बिहार के 38 में से 15 जिलों में अपना खाता भी नहीं खोल पाया। जब बिहार के जिन 15 जिलों में महागठबंधन का खाता तक नहीं खोल पाया, वह है गोपालगंज, सिवान, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, गया, कैमूर, भोजपुर, सिवान, सारण, पश्चिमी चंपारण, नालंदा, मधुबनी, सुपौल और रोहतास। इन जिलों की लगभग सभी सीटों भाजपा, जेडीयू, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और लोजपा जैसे एनडीए दलों ने जीत ली है। महागठबंधन के उम्मीदवार कई जगहों पर दूसरे या फिर तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। हालांकि 14 जिलों पूर्वी चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सिवान, वैशाली, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में महागठबंधन या अन्य का मात्र 1 सीटों पर ही खाता खुल सका। वहीं पर नालंदा में सभी 7, सीतामढ़ी की सभी 8, सुपौल की सभी 5, दरभंगा की सभी 10, गोपालगंज की सभी 6, खगड़िया की सभी 4 के अलावा भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर, भोजपुर, अरवल की सभी सीटें एनडीए की झोली में आ गई है। वहीं पर जिन जिलों में महागठबंधन का खाता नहीं खुला है, उनमें लालू यादव का गृह जनपद गोपालगंज भी है, जहां लालू यादव के जिले की सभी 6 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है। जिले की 6 में से 3 सीटों पर जेडीयू और 3 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है।
दोस्तों, बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही विभागों का बंटवारा पूरा हो गया है। इस बार शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी जदयू नेता सुनील कुमार को सौंपी गई है। शिक्षक और अभिभावक सभी की नजरें इस बात पर है कि सुनील कुमार किस प्रकार के बदलाव लाएंगे। उनकी योग्यता और अनुभव इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि सुनील कुमार राजनीति में आने से पहले एक सक्षम प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई की है और यूपीएससी परीक्षा पास की है। इसके बाद उन्होंने 33 वर्षों तक आईपीएस के रूप में सेवा दी है, जो उनकी क्षमता को दर्शाता है। अब बिहार में शिक्षा सुधार के लिए उनसे नई उम्मीदें की जा रही है। सुनील कुमार की शिक्षा की नींव मजबूत रही है। उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक है। इस संस्थान से कई बड़े नेता और फिर अधिकारी पढ़ चुके हैं। अब बिहार के शिक्षा विभाग का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसने उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की है। सुनील कुमार ने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है और फिर 1987 बेंच के आईपीएस अधिकारी बने हैं। उन्होंने बिहार पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी काम किया है। दोस्तों, बिहार की नीतीश सरकार में मंत्रियों के पदभार संभालने का सिलसिला शुरू होते ही नए पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अचानक से सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन इस बार वजह उनका मंत्रालय नहीं बल्कि चुनावी दौर की एक दिलचस्प कहानी है, जो अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश सासाराम सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी रामायण पासवान के काउंटिंग एजेंट बने थे। नतीजे आए तो रामायण पासवान को कुल 327 वोट मिले और उनकी जमानत तक जब्त हो गई। इस बीच वहीं पर दीपक प्रकाश अब नीतीश कुमार में मंत्री बने हैं, जहां इस विरोधाभास ने सोशल मीडिया पर एक नया विमर्श खड़ा कर दिया है। दिलचस्प यह है कि उसी सीट से दीपक की मां स्नेहलता कुशवाहा आरएलएम के टिकट पर चुनाव जीत गई, लेकिन अपनी मां की काउंटिंग टीम में शामिल होने के बजाय दीपक ने निर्दलीय उम्मीदवार के लिए काउंटिंग आरओ की भूमिका निभाई। चुनाव आयोग के दस्तावेज भी इसकी पुष्टि करते हैं। आयोग की ओर से जारी पहचान पत्र में दीपक प्रकाश को रामायण पासवान के काउंटिंग एजेंट के तौर पर दर्ज किया गया है। दीपक प्रकाश आरएलएम अध्यक्ष और फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। जहां दीपक प्रकाश ने पंचायत राज विभाग का पदभार ग्रहण किया है। शपथ ग्रहण समारोह में दीपक अपने साधारण लिबास, जींस शर्ट और क्रॉक्स की वजह से भी चर्चा में रहे। उनका कहना था कि उन्हें कुछ देर पहले ही बताया गया कि उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि क्यों बनाया गया, ये पिता से ही पूछिए। अब जब दीपक मंत्री बने हैं, चुनावी दस्तावेजों में मौजूद काउंटिंग एजेंट वाली जानकारी फिर से सामने आ गई है। राजनीतिक विश्लेषक इसे बिहार की राजनीति में परिवार और व्यवहार का दिलचस्प उदाहरण बता रहे हैं, जहां एक तरफ परिवार का एक सदस्य चुनाव जीतता है, वहीं दूसरा किसी और उम्मीदवार की टीम में काम करता है। आपको बता दूं कि काउंटिंग आरओ की जिम्मेदारी काफी अहम मानी जाती है। ये उम्मीदवारों के मतों की निगरानी के लिए मतगणना टेबल पर मौजूद रहने तक कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का हिस्सा होता है। इसलिए दीपक का ये रोल अब चर्चा में है। दोस्तों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी ने 2026 में होने वाली 10वीं और इंटरमीडिएट 12वीं की परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ये अस्थायी प्रवेश पत्र है। इससे सुनिश्चित किया जाता है कि बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज सभी पर्सनल और फिर परीक्षा संबंधित जानकारी 100% सही है। जब किसी भी गलती को सुधारने के लिए स्टूडेंट को 27 नवंबर 2025 तक का वक्त दिया गया है। अगर इस दौरान सुधार नहीं किया गया तो फिर वही गलतियां फाइनल एडमिट कार्ड में नजर आ जाएगी। ये प्रक्रिया छात्रों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। नाम, जन्म तिथि या फिर विषय कोड में मामूली गलती भी आगे जाकर के हायर एजुकेशन या फिर डॉक्यूमेंटेशन में समस्या पैदा कर सकती है। इसलिए सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर अपने शिक्षण संस्थान के जरिए अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसे चेक कर लें। जब बिहार बोर्ड डमी एडमिट कार्ड 2026 में कोई भी गलती होने पर स्कूल या फिर कॉलेज के प्रिंसिपल को रिपोर्ट करें। वहीं पर बिहार बोर्ड डमी एडमिट कार्ड 2026 में कुछ जरूरी विवरण चेक करना बहुत जरूरी है। इनमें कोई भी गड़बड़ी होने पर वही गलती फाइनल एडमिट कार्ड और फिर बिहार बोर्ड मार्कशीट में भी नजर आ जाएगी। दोस्तों, अब इस खबर में बात करेंगे सेहत की। तो सेहत की बात में बात करेंगे किडनी की। तो किडनी हमारे शरीर का वो अहम अंग है। अगर ये फेल हो जाए तो फिर इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। लेकिन आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल और फिर गलत खान पान की वजह से किडनी धीरे धीरे खराब होने लगती है। अक्सर लोग किडनी खराब होने के लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अंत में स्थिति ये हो जाती है कि डॉक्टरों के लिए उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। आज हम इस खबर में जानेंगे किडनी जब खराब हो जाती है तो फिर क्या संकेत देती है। तो अगर
अगर आपके चेहरे, पैरों, टखनों या फिर हाथों में बिना वजह बार बार सूजन आ रही है तो फिर ये किडनी फेल होने का संकेत हो सकता है। जब किडनी सही तरीके से काम नहीं करती तो फिर शरीर में मौजूद अतिरिक्त पानी और सोडियम बाहर नहीं निकल पाता, जिससे सूजन आने लगती है। किडनी की खराबी का सबसे पहला असर पेशाब पर दिखता है। पेशाब का रंग गहरा पीला या फिर भूरा होना, झागदार पेशाब आना, जलन होना या फिर बार बार पेशाब आना, ये सभी संकेत किडनी के फेलियर की और इशारा करता है। कभी कभी पेशाब में खून भी आ सकता है, जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जब किडनी फेल होने लगती है तो फिर शरीर में टॉक्सिन्स और फिर वेस्ट बाहर नहीं निकलते, जिससे शरीर में जहर बनने लगता है। इनका असर आपकी ऊर्जा स्तर पर पड़ता है। आप बिना किसी शारीरिक मेहनत के भी थक जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन कमजोरी का एहसास हो रहा है तो फिर नींद पूरी भी नहीं हो पाती है। वहाँ पर किडनी के सही से काम ना करने पर शरीर में फ्लूइड जमा होने लगता है। ये जब फेफड़ों तक पहुँचता है तो फिर सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इसके साथ ही भूख में कमी आ जाती है और फिर जी मिचलाने लगता है। कई बार लोगों को खाना देखने में ही उल्टी जैसा महसूस होता है। आपको डिस्क्लेमर बता दें कि ये खबर सामान्य जानकारियों और फिर मान्यताओं पर आधारित है। किसी भी मेडिकल संबंधित सलाह के लिए डॉक्टर से आप जरूर संपर्क करें। केडीवी लाइव इसकी पुष्टि नहीं करता है। दोस्तों, क्या आप दिन में आधा लीटर से कम पानी पीते हैं? अगर ऐसा है तो फिर शरीर पर कई ऐसे गंभीर परिणाम दिख सकता है। जी हाँ, आजकल की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से खाने पीने की आदतों में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रही है। या सर्दियों में बहुत से लोगों को प्यास लगती है, इसलिए लोग पानी भी कम पीते हैं। इसका सीधा असर आपके शरीर पर पड़ता है। एक रिसर्च से पता चलता है कि जो लोग दिन में 500 ml से कम पानी पीते हैं उन्हें यूरिनरी ट्रैक में रुकावटें आती है। साथ ही साथ फिल्ट्रेशन प्रोसेस धीमा हो जाता है और भविष्य में किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि डिहाइड्रेशन की समस्या सिर्फ गर्मी में होती है। हालांकि रिसर्च के अनुसार ये गलत साबित हुआ है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारी किडनी पर पड़ता है। किडनी हमारे शरीर में एक ज़रूरी फिल्टरिंग सिस्टम का काम करती है, इसलिए शरीर में पानी की सही मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से यूरिन का रंग गहरा दिखाई देता है। कम पानी पीने से न सिर्फ किडनी बल्कि दिमाग, दिल और ब्लड प्रेशर पर भी असर पड़ता है। शरीर में ब्लड फ्लो कम होने से दिल तेजी से काम करता है या दिमाग तक कम ऑक्सीजन पहुंचने की वजह से सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, थकान बढ़ जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये लक्षण स्ट्रेस या फिर नींद की कमी की वजह से होते हैं, लेकिन इसके पीछे डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। वहीं पर कम पानी पीने से हाइड्रेशन धीमा हो जाता है और शरीर के हार्मोनल बैलेंस सिस्टम पर भी असर पड़ता है। ऐसे में खाने के सिग्नल सही समय पर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे भूख बढ़ाना या फिर कम होना, कब्ज या फिर ब्लोटिंग हो सकती है। लंबे समय तक कम पानी पीने की आदत शरीर पर गंभीर असर डाल सकती है, क्योंकि इससे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। किडनी की बीमारी और स्टोन की प्रॉब्लम का खतरा बढ़ जाता है और शरीर का फिल्ट्रेशन प्रोसेस कमजोर हो जाता है। आपको इस खबर में डिस्क्लेमर भी देते हैं कि अगर आप शरीर की ज़रूरतों को पहचानें और रेगुलर पानी पीने की आदत डालें तो फिर ऐसी प्रॉब्लम से आसानी से बचा जा सकता है। प्यास लगने का इंतज़ार ना करें, क्योंकि तब तक शरीर की डिहाइड्रेशन मोड में जा चुका होता है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की राजनीति में बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए अपने 5 विधायकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे सप्ताह में कम से कम 2 दिन अपने अपने ब्लॉकों में बैठ करके जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने यह आदेश उस समय दिया है जब सीमांचल की जनता ब्लॉक कार्यालयों में चल रही धांधली, अफसरशाही और अवैध वसूली को लेकर के लंबे समय से परेशान है। असदुद्दीन ओवैसी का यह कदम प्रशासनिक ढर्रे पर चोट करने वाला माना जा रहा है, क्योंकि जनता की सबसे बड़ी शिकायतें ब्लॉक के चक्कर काटते काटते ही शुरू होती है और वहीं खत्म भी हो जाती है। जहां आपको बता दूं कि AIMIM के 5 विधायक बहादुरगंज से तौसीफ आलम, कोचाधामन से सरवर आलम, अमौर से अख्तरुल ईमान, जोकीहाट से मुर्शिद आलम और बायसी से गुलाम सरवर को हफ्ते में 2 दिन ब्लॉक में बैठ करके लोगों की बात सुनने और फिर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा है कि हर 6 महीने में विधायक खुद जमीन पर उतर करके अपने पूरे क्षेत्र का दौरा करेंगे, ताकि उन्हें जनता के असली हालात का पता चले और फिर वे रिपोर्ट पर नहीं बल्कि हकीकत पर काम करें। दरअसल सीमांचल की सबसे बड़ी समस्या ब्लॉक स्तर पर फैला भ्रष्टाचार है। जमीन के दाखिल खारिज से लेकर के किसी भी प्रमाण पत्र तक बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होता है। लोगों की शिकायत है कि मोटेशन के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है और फिर जब तक पैसा जेब में से बाहर ना निकले किसी की फाइल आगे नहीं बढ़ती है। यही स्थिति योजनाओं, पात्रता सूची और फिर सरकारी सुविधा तक में देखी जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने
ब्लॉकों में बैठने का आदेश देकर के सीधे तौर पर इस तंत्र को चुनौती दी है। उनका कहना है कि जनता को दलालों और फिर अफसरशाही के चक्कर नहीं लगाना होंगे, जब विधायक खुद ब्लॉक जाकर के काम देखेंगे और भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पर AIMIM के समर्थकों का कहना है कि सीमांचल की आवाम जिस समस्या से सबसे ज्यादा जूझ रही है वह भ्रष्ट और बेपरवाह ब्लॉक व्यवस्था है। लोग विधायक सांसद से कम और ब्लॉक से ज्यादा परेशान रहते हैं। इस व्यवस्था में सुधार के बिना किसी भी विकास योजना का लाभ आम नागरिक तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे में ओबीसी का ये फैसला जनता के मुद्दे पर सीधा हस्तक्षेप माना जा रहा है। जब वहीं पर विपक्षी दलों का कहना है कि यह फैसला चुनावी वादा भी हो सकता है और फिर इसे जमीन पर लागू करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि जनता में इस घोषणा को लेकर के उत्साह ज्यादा देखने को मिल रहा है, जब कई लोगों ने कहा कि अगर वाकई विधायक हफ्ते में 2 दिन ब्लॉक में बैठते हैं तो फिर अफसर और बिचौलियां खुद ही लाइन पर आ जाएंगे, जनता का डर कम होगा और ब्लॉक की कार्यशैली में पारदर्शिता आएगी। यदि ये व्यवस्था ठीक से लागू होती है तो फिर इसे सीमांचल की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जाएगा और आने वाले दिनों में अन्य दलों पर भी इसी तरह का दबाव बन सकता है। अब नजर इस बात पर होगी कि AIMIM के विधायक इस निर्देश को कितना गंभीरता से अमल में लाते हैं और आने वाले दिनों में ब्लॉक की हकीकत में कितना बदलाव आता है। दोस्तों, किशनगंज के सभी विधायकों के लिए रोजगार आज सबसे बड़ा और सबसे अनिवार्य मुद्दा है और अब जनता भी यही उम्मीद रखती है कि चुनाव जीतने के बाद ये सिर्फ बयानबाजी और वादों की राजनीति नहीं बल्कि रोजगार की ठोस व्यवस्था जमीन पर दिखनी चाहिए। जब किशनगंज देश का वह इलाका है जहां पर लाखों युवा कॉलेज की डिग्री लेने के बाद भी नौकरी के लिए भटकते रहते हैं। पढ़े लिखे युवाओं से लेकर के मैट्रिक इंटर तक के छात्रों तक हर वर्ग रोजगार की तलाश में है। मजबूरी में हजारों लोग दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पंजाब और तमिलनाडु जैसी जगहों पर पलायन करते हैं और मजदूरी करके घर चलाते हैं। ये स्थिति किसी भी जिले, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए गर्व की बात नहीं हो सकती है। किशनगंज में हर सरकार आई, हर विधायक बदला, हर दल ने विकास का वादा किया, लेकिन रोजगार के लिए कोई इंडस्ट्री खोली, न ही कोई बिजनेस मॉडल तैयार हुआ, न कोई सरकारी नियुक्ति की रफ्तार बढ़ी। यही कारण है कि जनता अब चुप नहीं है। लोग खुले मंचों पर और फिर सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि रोजगार के लिए ठोस योजना कब बनेगी। आज किशनगंज में जरूरत है 5 बड़े कदम उठाने की। औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना ताकि फैक्ट्री और फिर कंपनियां आए और फिर स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। वहीं पर दूसरा है कौशल विकास केंद्र यानी कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, ताकि तकनीकी ट्रेनिंग के साथ युवाओं को सीधे नौकरी दिलाने की व्यवस्था हो। सरकारी और फिर निजी सेक्टर की भर्ती में पारदर्शिता, सिफारिश और दलाली खत्म करके युवाओं को न्याय मिले। वहीं पर स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय को आर्थिक सहायता ताकि रोजगार बाहर से बुलाने के बजाय किशनगंज में ही पैदा किया जा सके। वहीं पर शिक्षा रोजगार लिंकिंग मॉडल, जब कोचिंग, कॉलेज और नौकरी तीनों का बेहतर तालमेल बने। वहीं पर किशनगंज के विधायक सिर्फ सांसद या फिर विधानसभा में बयान देने के लिए नहीं चुने जाते हैं, वे जिले के भविष्य की जिम्मेदारी लेकर के चुने जाते हैं और अगर भविष्य को सुरक्षित बनाना है तो फिर रोजगार से बड़ा एजेंडा कोई और नहीं हो सकता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि किशनगंज जिले में 500 से ज्यादा निजी नर्सिंग होम चल रहे हैं, लेकिन इनमें से केवल 125 ही स्वास्थ्य विभाग में रजिस्टर्ड है। बाकी ज्यादातर नर्सिंग होम बिना रजिस्ट्रेशन, बिना विजिलेंस और बिना मेडिकल प्रोटोकॉल के चल रहे हैं। हालात यह है कि कई जगहों पर एक कमरे में क्लिनिक को अस्पताल का नाम देकर के मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जबकि ना तो प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ है और ना ही ऑपरेशन थिएटर की मानक सुविधाएं मौजूद है। रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता के लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में साफ नियम है कि फायर सेफ्टी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इमरजेंसी यूनिट, प्रमाणित डॉक्टर, योग्य नर्सिंग स्टाफ और फिर साफ सुथरा इंफ्रास्ट्रक्चर अनिवार्य है। लेकिन किशनगंज में अधिकतर संस्थान इन मानकों को पूरा करने के बजाय रजिस्टर्ड से बच रहे हैं। जी, अस्पतालों की अनियमितता ने स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापार का रूप दे दिया है, जहां पर इलाज के नाम पर मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है। वहीं पर नेपाल सीमा से लगा होने के कारण किशनगंज जिला चिकित्सा दृष्टि से भीड़ वाला क्षेत्र माना जाता है। दूसरे जिलों और फिर नेपाल सीमा से भी मरीज बड़ी संख्या में आते हैं, जिससे मरीजों की संख्या हमेशा अधिक रहती है। इस अवसर
अवसर का फायदा उठा करके कई नर्सिंग होम सामान्य जांच और फिर मामूली इलाज पर भी हजारों रुपए वसूल रहे हैं। कई मामलों में तो सामान्य डिलीवरी के नाम पर 10 से 15,000 रुपए तक की राशि ली जा रही है, जबकि ऑपरेशन के मामले में ये रकम 25 से 60,000 रुपए तक पहुंच जाती है। वहीं पर ठाकुरगंज निवासी मोहम्मद शकील की बात करें तो यहाँ पर किशनगंज की चिकित्सा व्यवस्था की सच्चाई को उजागर करती है। उन्होंने बताया है कि सरकारी अस्पताल में बेड मिलना मुश्किल है, कई घंटों तक लाइन में रहना पड़ता है, जब मजबूरी में निजी यानी कि प्राइवेट नर्सिंग होम जाना पड़ता है और वहां पर इलाज से ज्यादा बिल की चिंता होती है। जब उनके जैसी शिकायतें जिले के कई परिवारों द्वारा लगातार की जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि समय समय पर निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है और फिर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दर्जनों अवैध नर्सिंग होम किसी न किसी प्रभावशील संरक्षण के कारण महीनों और फिर वर्षों तक खुले रहते हैं। जिले में मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति भी चिंताजनक है, जहाँ कई निजी नर्सिंग होम जैविक कचरे को खुले मैदान, नालियों और फिर नदी किनारों में फेंक रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य जोखिम और फिर बढ़ जाता है। दोस्तों, किशनगंज में एक नाबालिग लड़की की शादी होते होते बच गई है। जब 15 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी हो रही थी, जिसके बाद इस शादी को किसी तरह से रुकवाया गया। दरअसल किशनगंज में एक बार फिर से प्रशासन की त्वरित कार्रवाई ने एक मासूम बच्चे का भविष्य अंधकार में जाने से बचा लिया गया। दिगल बैंक प्रखंड की मांगुरा पंचायत में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का बाल विवाह होने वाला था। शादी की तारीख 25 नवंबर तय थी। कार्ड छप चुके थे, मेहमानों को बुलवाया भेजा जा चुका था, तैयारियां पूरी रफ्तार पर थी, लेकिन कार्यक्रम के कुछ दिन पहले ही चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद पूरे मामले में नया मोड़ ले लिया गया। सूचना के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन ने तुरंत बाल विवाह निषेध पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ दिगल बैंक, थाना अध्यक्ष दिगल बैंक, बाल कल्याण समिति किशनगंज और फिर जिला बाल संरक्षण इकाई को अवगत करवाया। मामला संवेदनशील होने के कारण देरी किए बिना जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक आलोक कुमार भारती के निर्देश पर 22 नवंबर को एक संयुक्त टीम गठित की गई। टीम में चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर अब्दुल कयूम, केस वर्कर कुंदन कुमार, थाना प्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि और फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिनिधि बप्पी ऋषि शामिल थे। और फिर जब टीम मौके पर पहुंची तो फिर घर में हलचल तेज थी, मेहंदी की तैयारी थी, टेंट लगाने की प्रक्रिया चल रही थी और रिश्तेदारों का आवागमन साफ दिख रहा था, जबकि घर में शादी होने वाली है। वह पर बच्ची स्थानीय मध्य विद्यालय टप्पू की कक्षा 7वीं की छात्रा है और उम्र सिर्फ 15 वर्ष पाई गई। ये पुष्टि होते ही टीम ने शादी रुकवाने की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं पर परिजनों ने जब सवाल किया है तो फिर उन्होंने माना है कि बेटी की उम्र 18 साल से पहले है, लेकिन उन्हें बाल विवाह संबंधित कानून की पर्याप्त जानकारी नहीं थी। टीम ने परिजनों को विस्तार से समझाया कि नाबालिग उम्र में शादी करना न सिर्फ सामाजिक अपराध है, बल्कि कानून के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। यह मानसिक, शारीरिक और फिर सामाजिक स्तर पर बच्चे के जीवन पर इसका दुष्प्रभाव भी बताए गए। वहाँ पर काफी समझाने के बाद परिजनों ने शादी रोकने के लिए सहमति दी और फिर लिखित शपथ पत्र पर हस्ताक्षर की कि बच्चे की 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले विवाह नहीं किया जाएगा। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी एनडीए को समर्थन देने की बातें कही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार हूं, नीतीश सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हूं, अगर वे सीमांचल के विकास को लेकर के पहल करते हैं तो। बिहार की सियासत में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है कि आखिर वह कौन है जिसने नीतीश कुमार और असदुद्दीन ओवैसी की दोस्ती की बात करवाई है, किसने ये राजनीतिक पुल तैयार किया है और किस वजह से एआईएमआईएम अब एनडीए सरकार को समर्थन देने पर सहमत हुई है। चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक गलियारों में यही सबसे बड़ी चर्चा शुरू हुई है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार ने लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी पहली बार खुल करके सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में मुस्कुराते हुए नजर आए। जहां असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव परिणाम आते ही सीमांचल की जमीन से बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी एनडीए सरकार को समर्थन देने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर कि सीमांचल को उसका हक और न्याय मिलना चाहिए, यानी कि समर्थन मुफ्त नहीं, सीमांचल के विकास के बदले। दिलचस्प बात यह है कि जहां पर महागठबंधन के बड़े चेहरे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी चुनावी के बाद पूरी तरह से चुप हैं, न जनता के बीच पहुंचे न प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव नतीजे के अगले ही दिन अमोड़ में जनसभा आयोजित कर दी। मंच से उन्होंने सीधे कहा कि सीमांचल दशकों से अपेक्षित रहा है, विकास पटना और फिर राजगीर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि वे सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया के हर गाँव तक पहुँचना चाहिए।